बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप होंगे फैंटास्टिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस 1। इसमें जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है थॉमस फिनी की थॉमस कैलकुलस। और इसके ये जो सारे एडिशंस हैं 11 से लेकर 15 तक, इन तमाम एडिशंस को हम फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, इन तमाम एडिशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। राइटर क्या करता है कि जब वो कुछ अरसे बाद अपना लेटेस्ट एडिशन पब्लिश करता है तो वो उसमें मामूली सी चेंजेस करता है, या तो कुछ एग्जाम्पल उसमें चेंज कर देता है या किसी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन चेंज कर देता है। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ओल्ड एडिशन वाली ही होती हैं। अब हम करेंगे क्या, हम अब तक के जो लेटेस्ट एडिशन है यानी कि 14 और 15 जो ऑलमोस्ट सेम भी हैं, इनको फॉलो करेंगे और इनके साथ साथ वो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इन ओल्ड एडिशन में तो हैं लेकिन इन लेटेस्ट एडिशन में से स्किप कर दिए गए। तो इससे जो स्टूडेंट जो एडिशन फॉलो कर रहा है उसको उसका डाटा जो है वो इन वीडियोस में मिलता रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि आप कैलकुलस 1 पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स होंगे, तो इंशाल्लाह आज से आपका मैथ पढ़ने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अब से आप मैथ कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे। हमारा एक रूल है कैलकुलस पढ़ने का जिसको हम फॉलो करेंगे। वो रूल ये है कि हम कभी भी अपनी एक्सरसाइज को डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, हम जो बुक में एक्सरसाइज से पहले मटेरियल गिवन होता है जिसमें डेफिनेशंस होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं और डायग्राम्स होती हैं जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, पहले हम उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह कैलकुलस बिल्कुल आसान लगेगी और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अपना जो लेक्चर नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुक है थॉमस कैलकुलस की और एडिशन है 15। तो इस चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, वो है उसका नाम है प्यारा सा फंक्शन। पहला टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस एंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो चले आज स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको मैं स्मॉल आर कह देता हूँ। अब क्योंकि ये एक सर्कल है तो डेफिनेटली इसने कोई ना कोई एरिया भी कवर कर रखा होगा, तो मैं इसके एरिया को कह देता हूं कि वो कैपिटल ए है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने फोकस करना है इस सर्कल के रेडियस की लेंथ और इसके एरिया पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस सर्कल के रेडियस की लेंथ को यानी कि रेडियस को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ही इस सर्कल का एरिया भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मैं इस सर्कल के रेडियस को कम कर रहा हूं तो इसका एरिया भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो बढ़ा रेडियस के बढ़ाने से, एरिया ऑफ सर्कल कम हुआ रेडियस ऑफ सर्कल के कम होने से। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल पे। अब क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसी तरह से जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल था वो क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, उसको डिपेंडेंट का किस पे कर रहा था, आर पे, तो उसको क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इस तरह से आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर और टाइम की आप ले लें तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है या कम होता रहता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह आप पॉपुलेशन ग्रोथ और एज साल की ले लें तो यहाँ जो पॉपुलेशन है वो भी साल बाद चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और जो साल हैं, एज हैं, वो क्या हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने देख लिया कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब ये जो इनके दरमियान रिलेशन है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसको मैथमेटिशियन ने नाम दिया फंक्शन का। उन्होंने ये कहा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर हम इस स्पेसिफिक केस में देखें तो यहां पर क्या होगा कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो फंक्शन है रेडियस ऑफ सर्कल का। अच्छा स्टूडेंट, अब जो फंक्शन है उसको डिनोट कैसे किया, उसको डिनोशन के लिए आइलर ने कहा कि जो फंक्शन होगा उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अगर मैं ये जो चीज बोली है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो फंक्शन है रेडियस ऑफ सर्कल का, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है फंक्शन ऑफ रेडियस का। यहाँ पर क्या है कि एरिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आर है वो क्या हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुई। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर एक और बात भी नोट कर लें कि जो एरिया होगा वो इन टर्म ऑफ आर होगा, ठीक है, क्योंकि वो आर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं कि जो रेडियस बढ़ेगा कम होगा तो हमारा एरिया भी बढ़ेगा और कम होगा। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तो यहाँ पर आपको समझ आ गई। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए जो है वो इन टर्म ऑफ आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है वो फंक्शन है किसका, रेडियस का। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब हमारा जो मैथमेटिक्स में फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, और बाद औकात इसको वाई भी कह देते होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है उसको वाई भी कह देते होते हैं। इसमें जो ये वाई होता है ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी तरह से ये जो एक्स होता है ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर होगी बात। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल है एक्स प्लस 1 के। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0 भी पुट कर सकता हूं, इसी तरह से x इज इक्वल टू 1 भी पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं पुट यहाँ पर करूं तो मुझे जो फंक्शन की वैल्यू है या जो y की वैल्यू एट 0 पे मिलेगी, तो आप x की जगह पर 0 पुट करें तो 0 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह से अगर मैं फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू एट 1 पे देखूं तो वो मुझे क्या मिलेगी, 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और इसके चेंज करने से y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो ये y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर होगी बात। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारा फंक्शन है जिसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट किया, ये एक मशीन की तरह नहीं काम कर रहा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि x एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो उस पे कुछ प्रोसेस करने के बाद हमें जो फंक्शन की वैल्यू है एट x पे या y की वैल्यू वो हमें एज अ आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड कर। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन था, इसको हमने एज अ इनपुट x इज इक्वल टू 0 एज अ इनपुट दिया यहाँ पर, और हमें आउटपुट क्या मिली, 1। इसी तरह यहाँ पर देखें, हमें इनपुट दिया इसको, इस फंक्शन को 1, और हमें आउटपुट क्या मिला, 2। तो ये लाइक अ मशीन काम कर रहा है यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमें क्लियर होगी कि एज अ मशीन काम कर रहा है, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रही है। अब यहाँ पर मसला आता है कि हम ये जो इनपुट्स होंगी ये हम कहाँ कहाँ से लेंगे और ये कितनी लेंगे, ये बात आती है। तो स्टूडेंट, ये जो इनपुट्स होंगी ये हम लेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं इस तरह स्टाइलिश आर से। अगर हम इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो ये जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का क्लोज इंटरवल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर होगी बात।
अच्छा स्टूडेंट, इस क्लोज इंटरवल का इन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि जो बाउंड्री वाली चीजें ये शामिल नहीं है, जो इनके दरमियान वाले नंबर्स हैं वो शामिल हैं, तो ये क्या हो गए रियल नंबर। अब आपको थोड़ा सा रियल नंबर के भी बारे में बता दूं स्टूडेंट, आपने जिंदगी में कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आयोटा वाली फॉर्म के थे, इन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर पढ़ रखे हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। आपने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, ऑड पढ़े, इवन पढ़े, रैशनल पढ़े और इररेशनल पढ़े, ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा डेफिनेटली कि जो रैशनल और इररेशनल का यूनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इन रियल नंबर्स को एक लाइन पे शो भी करवा सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन है जिसको हम रियल लाइन बोलते होते हैं। इसके सेंटर में क्या पड़ी है, जीरो, और जीरो को इधर वाले सारे नंबर्स क्या पड़े हैं, पॉजिटिव पड़े हैं, 1 2 3 सो ऑन करते करते प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच गए। और जीरो से इधर वाले सारे नंबर्स क्या पड़े हैं, नेगेटिव पड़े हैं, -1 -2 -3 और चलते चलते कहां तक पहुंच गए, नेगेटिव इन्फिनिटी के। अब यहां पर अगर आप देखें, ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे पूरे इंटीजर्स पड़े हैं, ये 0 और 1 के दरमियान 1/2 भी पड़ा है, 1/3 भी पड़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी पड़ा है, यानी कि तमाम रैशनल और इररेशनल तमाम नंबर इस लाइन पर पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हुए, रियल नंबर हुए। अब ये जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये हमारे रियल नंबर में शामिल नहीं है। हाँ, जो इनके दरमियान वाले ये नंबर्स है ना, ये हमारे रियल नंबर है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर यूज की है। ये बाउंड्री वाली चीजें शामिल नहीं है, इनके दरमियान ये वाले जो नंबर्स पड़े हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ रियल नंबर की आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने कहा आपको कि हम ये जो इनपुट्स होंगे वो इन रियल नंबर से लेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं एज अ इनपुट? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जस्ट वो रियल नंबर एज अ इनपुट लेंगे जिन पे हमारा फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यू देगा। अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि जिन पे हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा। अब फंक्शन डिफाइन होने का मतलब क्या है, चले आए इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूं आपके साथ। स्टूडेंट, यहां पर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू है 1/x के। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो मुझे जो y की वैल्यू है या जो फंक्शन की वैल्यू है एट 1 पे क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी ना। 1/1 x की जगह पर 1 पुट किया तो y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे क्या मिली, 1 मिली। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे मुझे फंक्शन की क्या मिली, रियल वैल्यू मिली। तो मैं इसको कहूंगा कि जो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, रियल वैल्यू है। तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफाइन है। क्लियर होगी बात। इसी तरह से आप इसी फंक्शन को दोबारा देखें कि मैं यही फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, लेकिन यहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मुझे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 पे क्या मिलेगी, 1/0। अब आपने कभी 1/0 की वैल्यू सुनी है कि 1/0 की वैल्यू ये होती है? बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि ये अनडिटरमाइन है, ये हमें पता ही नहीं है कि 1/0 की वैल्यू क्या होगी। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो रियल वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 0 पे रियल वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी आएगी या पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, जहां पर ये भी आए क्योंकि ये भी हमारे रियल नंबर में शामिल नहीं है। तो इन पे भी, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि वो जो इनपुट हमने दिए हैं जिन पे भी ये वैल्यू आए हैं उन इनपुट्स पे भी हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, यानी कि अनडिफाइंड। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि वो तमाम इनपुट्स हम लेंगे जिन पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई रियल वैल्यू दे। क्लियर होगी बात।
अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब वो तमाम पॉसिबल इनपुट्स जो हम इस फंक्शन को दें और ये फंक्शन उन पे क्या हो, डिफाइन हो, यानी कि कोई ना कोई रियल वैल्यू दे, उन तमाम पॉसिबल इनपुट्स को हम कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो उन तमाम पॉसिबल इनपुट्स पे मुझे जो यहाँ पर आउटपुट्स मिलेंगी या फंक्शन की वैल्यूज मिलेगी, उन तमाम वैल्यूज को मैं क्या कहूंगा? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ आवर फंक्शन। क्लियर होगी बात? अच्छा स्टूडेंट, अब आपने फोकस करना, मैंने एक लाइन बोली है, ऑल पॉसिबल इनपुट। ये नहीं है कि आप अपने फंक्शन में यहाँ पर 1 2 3 नंबर्स दें और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स डाल दें या नेगेटिव नंबर डालें तो उसको कहें कि ये हमारी डोमेन है। नहीं, मैंने लफ्ज बोला तमाम पॉसिबल इनपुट। इसका मतलब हम तमाम रियल नंबर्स को पुट करेंगे, तमाम रियल नंबर को चेक करेंगे कि ये हमारी जो फंक्शन है इन पे डिफाइन है या नहीं है। अगर उन तमाम रियल नंबर पर हमारा फंक्शन क्या हुआ? डिफाइन हुआ, तो उन तमाम रियल नंबर्स को हम किस किस सेट में लेंगे? डोमेन के सेट के लेंगे। वो हमारी क्या होगी? डोमेन होगी। और उन डोमेन पे जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेंगी वो क्या होगी? रेंज। क्लियर होगी बात? अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रियल नंबर्स हैं। मैंने आपको कहा कि जो तमाम इनपुट्स हैं वो हम कहाँ से लेंगे? रियल नंबर में से लेंगे। तो यहाँ पर 0 पड़ा है इसके सेंटर में और इधर सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर है चलते चलते प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर हैं और चलते चलते कहाँ तक पहुंच के हम माइनस इन्फिनिटी तक। अब आपने क्या करना है कि अब आपको कहता है कि इस फंक्शन की आपने डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, df से, और इसी तरह से आपने रेंज भी फाइंड करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि तमाम पॉसिबल इनपुट जो हम इस फंक्शन को दे सकते हैं। पॉसिबल इनपुट का मतलब क्या है कि हमने सारे रियल नंबर चेक करने हैं, क्या हम एज अ इनपुट इस फंक्शन को दे सकते हैं, और उन पर फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। तो वो क्या होंगे? हमारे डोमेन का सेट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब अगर आप देखें तो मैं अगर 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल रही है, वो क्या है? 0। तो 0 क्या है? रियल नंबर है। इसके बाद 1 पुट करता हूँ तो मुझे 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। इसका मतलब 0 और 0 से आगे वाले सारे नंबर्स प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन में पुट करूं तो मुझे कोई ना कोई रियल वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 0 से इधर वाले सारे नंबर हम एज अ इनपुट ले सकते हैं। इन पे हमारा फंक्शन क्या है? डिफाइन है। तो ये हमारी डोमेन में शामिल है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 0 से इधर वाले नंबर्स देखूं तो इन पे भी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। -1 पे वैल्यू क्या आएगी? -1। तो -1 क्या है? एक रियल वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि 0 से छोटे नंबर्स भी हम यहाँ पर पुट करें माइनस इन्फिनिटी तक, तो भी हमारा फंक्शन क्या है? कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है, मतलब डिफाइन है। तो इसका मतलब हमारा जो 0 से इधर 0 से छोटे नंबर्स भी हमारी डोमेन में शामिल हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि 0 से इधर वाले भी, 0 से इधर वाले भी, तो इनको कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जो भी नंबर्स पड़े हैं ये हमारी, हम इनको एज अ इनपुट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इन पे हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कहेंगे कि जो डोमेन ऑफ आवर फंक्शन है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल। क्लियर होगी बात? इस तरह से आप रियल नंबर को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले ये जो नंबर्स पड़े हैं ये हमारी डोमेन में शामिल है। क्लियर है बात? अच्छा स्टूडेंट, अब आती है रेंज की बात। रेंज की बात मैंने बताई कि इन तमाम इनपुट्स में जो हमें आउटपुट मिलेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 पुट करेंगे तो मुझे 0 मिलेगी, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगी। जो मैं यहाँ पर x पुट कर रहा हूँ
वही मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट भी मिल रही है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, जो आउटपुट मिलेगी, वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होंगे, वो भी वो नंबर्स होंगे जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। इस तरह से एक और काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x लिया। अब ये मेथड नहीं है, मेथड मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा कि आपने इस मेथड को लेकर चलना, डोमेन और रेंज फाइंड करनी। जस्ट मैं डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पे जो है वो अच्छे तरीके से डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपको। अब जो आगे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर ये फंक्शन ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन में इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि डोमेन और रेंज निकालनी है अपने फंक्शन की। अगर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, तो क्या हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है? तो डेफिनेटली हमने पीछे पढ़ रखा है एग्जाम्पल में कि जो 0 पे क्या होगा, 1 ओवर 0, जो कि क्या है, एक रियल वैल्यू नहीं है, अनडिटरमाइन, हमें पता ही नहीं है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो वो रियल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन अनडिफाइन है, तो हम इसको एज अ इनपुट नहीं ले सकते, तो ये हमारी डोमेन में से निकल जाएगा, इसको हम अपनी बरादरी से निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने गौर करना है कि अब 0 तो क्या हुआ कि निकल गया, तो इस पे मैं क्या कर देता हूं, सॉरी क्या हो गया, अच्छा इस पे मैं क्या कर देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। फेल नहीं कर रहा क्योंकि हमारा 0 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं। अब जरा गौर कीजिएगा, अब 0 से बड़े नंबर मैं डालूंगा तो हमारा फंक्शन डिफाइन रहेगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि 1/2 डालता हूँ, 1/2 डालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरह से 2 डाल देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़े नंबर जो भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़े नंबर्स हमारी डोमेन में शामिल है, इनको एज अ इनपुट ले सकते हैं, हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो ये हमारी डोमेन में शामिल हो गए। इसी तरह से स्टूडेंट देखें, 0 से छोटे नंबर्स भी देखें तो इन पे भी हमारा फंक्शन डिफाइन है, इन पे कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा, इसका मतलब ये भी हमारी डोमेन में शामिल हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि 0 से छोटे भी नंबर हमारी डोमेन में शामिल, 0 से बड़े नंबर, जस्ट 0 को निकालकर, जस्ट 0 को निकालकर बाकी तमाम रियल नंबर हमारी डोमेन में शामिल है। तो इसको हम ले सकते हैं कि जो डोमेन में शामिल है, तो इसका मतलब डोमेन का सेट क्या होगा कि सेट ऑफ आर रियल नंबर हमारी डोमेन में शामिल है विदाउट 0। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, यहाँ पर माइनस होना था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, 0 शामिल नहीं है, और यूनियन आप करेंगे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। यही बात है कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक था, तो 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े और प्लस इन्फिनिटी से छोटे ये नंबर। यहाँ पर देखें कि 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, 0 से छोटे नंबर भी थे, तो 0 शामिल नहीं किया यहाँ पर मैंने, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगा दें, 0 शामिल नहीं है, हाँ 0 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान वाले नंबर शामिल हैं, तो ये हमारी रहेगी डोमेन। और इसी तरह अगर हम रेंज की बात करें तो इस फंक्शन की जो आउटपुट कभी भी 0 नहीं आएगी, ठीक है, तो 0 नहीं आएगी, बाकी तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर विदाउट 0 होगी, और इस तरह से इंटरवल में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको डोमेन और रेंज की जो है वो समझ आ गई होगी। मजीद आप आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जांपल करेंगे ना, तो मजीद आपको एक्सप्लेन आपको हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक डेफिनेशन है फंक्शन की, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक तरफ मेरी इनपुट्स होंगे यानी कि x की वैल्यूज, और एक तरफ मुझे y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू एट दिस x पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। 1 पुट करता हूँ 1 मिलेगा, 2 पुट कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव पुट करता हूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1। -2 पुट करूंगा तो तब मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 4 ही मिलेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 बनेगा।
अच्छा स्टूडेंट, अब जरा गौर करें तो ये जो फंक्शन है ना, ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक तरह का रिलेशन डेवलप कर रहा है। उसी रिलेशन को हमने यहाँ पर देखना है। वो किस तरह का रिलेशन है तो मैं यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए एक्स की वैल्यूज ले ली, तो वो हमारे पास क्या है, एक 0 है, 1 है, 2 है, इसी तरह -1 है और -2 है। और यहाँ पर हमारे पास आ गई आउटपुट की वैल्यू, या आप कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू, या y की वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है और क्या है, 4 है। जो रिपीटेड है मैं उनको नहीं लिख रहा, एक बार ही लिख रहा हूँ। अब ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो इन आउटपुट और इनपुट के दरमियान एक तरह का क्या कर रहा है, रिलेशन डेवलप कर रहा है। वो रिलेशन कैसा है देखते हैं। अब जरा देखें कि मैंने 0 पुट किया तो मुझे आउटपुट क्या मिली, 0 मिली, तो मैंने इसको इसके साथ असाइन कर दिया। 1 पुट किया तो 1 मिला। इसके बाद देखें -2 पुट किया तो मुझे क्या मिली, वैल्यू 4 मिली, तो ये 4 के साथ इसको असाइन कर दिया। अब जरा दोबारा देखिएगा, जब मैंने -1 पुट किया तब भी मुझे क्या मिला, 1 मिला, तो इसको इसके साथ असाइन कर दिया। -2 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 4 ही मिला। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं कि इसको असाइन कर दिया इनकी आउटपुट के साथ। अब जरा गौर कीजिएगा, अब आप देखेंगे कि जो एक्स का यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट है वो एक तो असाइन है, ठीक है, किसी ना किसी के साथ असाइन है। दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट रेंज के 2 एलिमेंट के साथ असाइन नहीं है, यानी कि हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट है। हाँ, ये हो सकता है कि एक आउटपुट के लिए 2 इनपुट्स हों, एक आउटपुट के लिए 2 इनपुट्स हो सकती हैं। यहाँ पर जैसे कि 1 है तो 1 के लिए 1 क्या थी, आउटपुट थी, इसके लिए 2 इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन किसी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकती, 2 हमें आउटपुट नहीं मिल सकती। तो ये फंक्शन असल में क्या कर रहा है, असल में ये फंक्शन डोमेन और रेंज के दरमियान जो रिलेशन डेवलप कर रहा है वो ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट को यूनिकली असाइन कर रहा है रेंज के एलिमेंट्स के साथ, यूनिकली असाइन कर रहा है। सिर्फ एक ही एलिमेंट, हर एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के साथ असाइन करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही हमारी जो बुक में डेफिनेशन है वो यही कह रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट डी, डी क्या है, डोमेन का सेट है, टू सेट वाई, वाई क्या है, रेंज का सेट है, दैट इज अ रूल दैट इज असाइन अ सिंगल वैल्यू एफ ऑफ एक्स इन वाई टू ईच एक्स एंड डी, यानी कि एक्स जो कि बिलोंग करता है डोमेन के सेट से, हर एक्स को असाइन कर रहा है रेंज के यूनिक एलिमेंट के साथ, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शन, इसके बाद डोमेन और रेंज। तो चले आए स्टूडेंट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हमने देखा कि जो एक एलिमेंट, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट होता है वो फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इसके बाद हमने उसको एग्जाम्पल के साथ देखा कि कैसे एक्स पे वाई की वैल्यूज डिपेंड कर रही है, तो एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा फंक्शन है लाइक मशीन काम कर रहा है, हम इसको एक्स एज अ इनपुट दे रहे हैं और हमें ये वाई या फंक्शन की वैल्यू एज अ आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। बस बाकी बात आई कि हम ये इनपुट्स लेंगे कहाँ से, तो वो लेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर कौन से नंबर्स हैं, वो तमाम नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा आप जितने भी नंबर्स पढ़ रखें उन तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और उन रियल नंबर्स को यहाँ पर लाइन पे शो भी करवाया जा सकता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल लाइन बोलते हैं। तो इसके बाद क्या हम सारी इनपुट्स जो हैं वो हम रियल नंबर में से ले सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। हम वही इनपुट्स एज अ इनपुट तमाम रियल नंबर्स लेंगे जिन पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन। और डिफाइन होने का मतलब क्या है, हमारा फंक्शन क्या हो, कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है। अब वो जो तमाम पॉसिबल इनपुट्स होंगी
जो हम तमाम पॉसिबल रियल नंबर इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, उन तमाम पॉसिबल इनपुट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और उन डोमेन पे हमें जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगी, उन तमाम आउटपुट के सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद हमने यहाँ पर दो डोमेन और रेंज कैसे निकालने फंक्शन की, वो भी हमने यहाँ पर सीखी कि एक तो नंबर यहाँ पर पुट करके आपने ये नहीं दिखा देना कि ये हमारे डोमेन है, ये रेंज है, आपने सारे रियल नंबर्स के लिए चेक करना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।